राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। छोटी सी खेती बाड़ी थी और अपना पैतृक मकान था। एक गाय दरवाजे पर बंधी रहती थी जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। जो रामदास की पत्नी रति, वह भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। भगवान की दया से चारों बच्चे भी ठीक ठाक थे। गांव समाज में उनका ठीक ठाक मान सम्मान था। रामदास 40 साल के हो चुके थे। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बड़े लड़के का विवाह उन्होंने पिछले वर्ष ही किया था, जिसका 10वीं में आने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा और इस साल उसके गौने की तैयारी थी। परिवार की बढ़ने की संभावना देखते हुए रामदास ने अपने बड़े बेटे की जो एक किराने की दुकान खुलवा दी थी और छोटा बेटा अभी 10वीं में पढ़ रहा था। रामदास की बेटियां रानी 8वीं में थी और रीना 7वीं में पढ़ रही थी। बढ़ती बेटी रानी को देखकर रामदास को उसके विवाह के बारे में चिंता होने लगी। गांवों में तो यही रिवाज है कि बेटी जैसे ही 13-14 की हुई और माँ बाप ने लड़का ढूंढना शुरू किया। जल्दी रिश्ता मिल गया तो 1-2 साल बाद गौना करते, नहीं तो 15-16 की होते ही बेटी अपनी ससुराल में। पत्नी रति का भी यही सोचना था। इधर बहू घर आएगी और बेटी को विदा कर देंगे उधर। यहाँ वहाँ रिश्ता ढूंढना शुरू हुआ और पता लगते ही रिश्तेदार और जानकारों ने लड़का बताने के लिए जैसे होड़ सी मच गई। मानो उन्होंने यह शुभ काम जल्दी नहीं कराया तो जैसे बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। हमारा गांव समाज ऐसा ही है। इस तरह का जो इसमें चाहे अच्छाइयाँ ढूंढ लो या बुराइयाँ, सब एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे के फटे में टांग भी अड़ाते हैं। आखिर में 4-6 गांव में लड़का देखने के बाद एक गांव में एक रिश्ता रामदास को अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। बड़े बेटे और छोटे भाई को लेकर रामदास लड़का देखने पहुंच गया। नंदलाल जी गांव समाज में नंदू के नाम से जाने जाते थे। लड़का चेतन 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। घर में खेती बाड़ी थी और लड़के के खाओ पढ़ लिख कर नौकरी करने का था। रामदास को सब ठीक ठाक लगा। 2 भाई और एक बहन थे, लेकिन एक कमी थी। लड़के की माँ 6 महीने पहले ही बीमारी से स्वर्गवासी हो चुकी थी। गांव समाज में लोग जिस घर में घर संभालने के लिए औरत ना हो उसमें कुछ कमी ही समझते हैं। शहर की तरह नहीं है, सास नहीं है तो बहुत अच्छा है। इस तरह परिवार को संभालने के लिए लड़के की एक बुजुर्ग बुआ वहाँ रहती थी और सभी चाहते थे कि एक सुशील लड़की घर आ जाए और घर संभाल ले। चेतन दुबला पतला सा सामान्य रंग रूप का, लेकिन पढ़ लिख कर ऊंचे पद का सपना देखने वाला युवक था। वह नहीं चाहता था कि अभी उसकी शादी हो, लेकिन भारतीय परिवारों में और गांव की संस्कृति में माँ बाप ही फैसला लेते हैं। जब लड़कों को परिवार वाले इच्छा नहीं पूछते तो लड़कियों की तो बात ही अलग है। रानी को किसने पूछना था शादी करनी है या नहीं? गांव की बेटियां उन्होंने तो बचपन से यही देखा है और इसी को अपना भाग्य समझती हैं। घर संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। आखिर बुआ कितने दिन उनकी गृहस्थी संभालेगी और बेटी अपने घर जाएगी। यह कहकर चेतन के पिता नंदू ने उसे मना लिया था। देख बेटा, तेरी माँ रही नहीं, 1-2 साल में बेटी भी ब्याहनी है और घर में कोई औरत जात तो होनी चाहिए ना। पर छोटी उम्र की लड़की क्या घर संभालेगी बापू? चेतन ने कहा। तो उसके बापू ने कहा, नहीं बेटा, लड़कियां तो जन्म से ही घर के काम काज में माहिर होती हैं। शादी तय होते ही उनकी माताएं उन्हें सिखाकर जो बड़ी सुघड़ बना देती हैं। अब अपनी बहन को ही देख, तेरी माँ के जाते ही बुआ के साथ सारे काम संभाल रही है ना। 2-3 साल जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा गौना नहीं करेंगे। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना और तेरी मर्जी से ही बहू घर में लाएंगे।
अपने पिता के इतने तर्क और बुआ के समझाने पर चेतन भी बेमन से जो मान ही गया। उधर रामदास ने दिमाग लगाया, अगर अभी रिश्ता तय कर दिया तो ठीक रहेगा, वरना बाद में लड़के के ज्यादा पढ़ लिख जाने और नौकरी लग जाने से बहुत ज्यादा मांग हो जाएगी। और नंदू के हाँ करते ही रामदास कुछ रुपए लड़के के हाथ पर रखकर रिश्ता पक्का कराए। रानी अभी शरीर से हल्की पतली सी थी, लगता ही नहीं था कि वह 13-14 साल की है। नंदू ने गौने के लिए 2-3 साल बाद का समय रखने की बात की तो रामदास आसानी से मान गए। जब तक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करेगा उधर रानी मायके में ही रहेगी। घर आकर उसने सभी को यह खुशखबरी सुनाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उधर रानी ने 8वीं के पेपर दिए और इधर शादी की शहनाइयां बजने लगी। 14 साल की रानी के और 17 साल के चेतन के साथ उसके फेरे पड़ गए। रानी की शादी में उसकी भाभी जो बाला थी उसका गौना होकर आ चुकी थी और 17-18 साल की बाला उफनती नदी की तरह जो बहुत ही सुंदर थी और उसका गदराया बदन और लंबा कद था। वह सूरत के साथ साथ सीरत की भी सुंदर थी। बाला जैसी सुंदर थी वैसी समझदार भी। उसने साल भर के भीतर ससुराल में अपना रंग जमा लिया। सभी को खुश रखती, भाग भाग कर सास का काम करती और हंसी मजाक कर रानी का दिल बहलाती। और पति राकेश वह तो उसके लिए पगलाया हुआ फिरता। देवर जो था वह भी भाभी की हंसी ठिठोली में हमेशा चहकता रहता। बाला के आने से रामदास के घर में जैसे रौनक आ गई थी। सारा घर खुशियों से भरा महकता रहता। बाला के कहने पर ही घर वालों ने रानी को आगे पढ़ने दिया। बाला का मानना था अगर रानी घर में बैठी रही तो 2 साल काटना मुश्किल हो जाएगा। वह भी तो गौना होने तक पढ़ती रही थी। तभी तो बाला की बात में रानी की भलाई देखी, सबको बात अच्छी लगी। आगे भी तो गृहस्थी ही संभालनी थी, वो भी बिना सास के, तो 2 साल मायके में खुल के जी लेगी और पढ़कर भाभी की तरह समझदार हो जाएगी। फिर घर पर ही रानी की पढ़ाई चलती रही, क्योंकि गांव में स्कूल अभी 8वीं तक ही था। उधर चेतन ने 12वीं का कॉलेज में दाखिला ले लिया। शादी के बाद दोनों घरों में आना जाना हो गया। चेतन तो सिर्फ एक बार आया। छोटी उम्र की रानी अभी तक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। बस चेतन उसका पति है यही उसे पता था, तो शर्म के मारे उसके आगे ना आई और ना ही चेतन ने ऐसा कोई प्रयास किया। हाँ, जो उसकी भाभी बाला थी उसने जरूर दोनों के मन की टोह लेने की कोशिश की। चेतन कुछ उदास से दिखते हैं, कुछ परेशानी है क्या? बाला ने पूछा। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ आ गया तो बस कॉलेज की छुट्टियां जो काटनी पड़ी और पढ़ाई का हर्जा हुआ तो बस वो ही सोच रहा हूँ। ओ, मैं तो कुछ और समझी थी, कहीं देवी दर्शन की इच्छा तो नहीं है? बाला ने मजाक करते हुए चेतन से कहा। बाला की बात सुनकर चेतन मुस्कुरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। अभी पढ़ाई पूरी करनी थी, पर माँ के जाने के बाद पापा चाहते थे कि घर में बहू आ जाए तो हाँ करनी पड़ी। बाला ने कहा, अच्छी बात है चेतन जी। वैसे तो रानी अभी बहुत छोटी है। कच्ची उम्र में रानी का रिश्ते में आगे बढ़ना बाला को यूं ही उचित नहीं लगा। ऐसे में मन भटकने की संभावना भी अधिक थी। अब रानी की ससुराल से किसी न किसी तीज त्योहार पर उसका छोटा भाई जो था नरेश आता रहता। एक तो देवर और फिर हम उम्र। रानी उससे बातचीत कर लेती। देवर भाभी में खूब पटती। घर में किसी को इससे ऐतराज नहीं था। 1 साल बाद रानी का 10वीं का प्राइवेट फार्म भरवा दिया गया। रानी बेशक शर्मा शर्मी चेतन के बारे में कुछ ना पूछती थी, लेकिन जो नरेश था वह अपनी तरफ से भाई के बारे में उसको बताता रहता और देवरों जैसी चूहल करके उसके मन की था लेता। इस तरह रानी का ससुराल में सबसे ज्यादा परिचय
और जो सबसे ज्यादा निकट था वह नरेश ही था। उसके माँ बाप भी खुश थे कि जब रानी ससुराल जाएगी तो वहां उसे अकेलापन नहीं लगेगा और आसानी से अपने परिवार में रम जाएगी। इन 2 सालों में रानी का रूप निखर आया था। दूध में जैसे सिंदूर मिला दिया हो ऐसा उसकी रंगत हो गई थी और वह बहुत सुंदर लगने लगी थी। जो उसका शरीर भी भरने लगा था। अगर उसकी शादी ना हुई होती तो हजारों लड़के ही उसके दीवाने हो लिए होते। हर कोई उसे अपनी प्रेमिका के रूप में देखने की कल्पना करता। फिर भी कुछ जवान यह जानते हुए भी कि रानी की शादी हो चुकी है, मन ही मन रानी की साथ की चाह रखने लगे और आहें भरते उसकी एक मुस्कान पर बलिहारी जाते। उन्हीं में से था एक गांव के मुखिया का बेटा जो कुंदन। बचपन से रानी के साथ उसी स्कूल में एक क्लास आगे पढ़ रहा था और दोनों के घरों में आना जाना भी था। दोनों के बीच कोई झिझक लज्जा नहीं थी। रानी की शादी हो गई थी तो किसी को कोई बुराई भी नहीं लगती थी। इधर रानी का यौवन उभार पड़ता और उधर कुंदन के मन में उसके प्रति प्रेम जागने लगा था। उम्र में रानी से 2 साल बड़ा कुंदन बेशक प्रेम की परिभाषा नहीं जानता हो, लेकिन रानी की जो छवि थी वह उसको बहुत ही चाहने लगा था। वैसे भी प्रेम तो स्वयं ही हो जाता है, वह कहाँ इन बंधनों को मानता है। भला बुरा सही गलत छोटा बड़ा उचित अनुचित कुछ नहीं देखता। लड़कपन में ये बातें कहाँ दिमाग में आती हैं। वहां तो बस कोमल भावनाओं का ज्वार होता है जो मन में उमड़ता घुमड़ता है। कई बार उसका मन करता कि वह अपने दिल की बात रानी को बता दे। शायद रानी भी उसे पसंद करती हो। बात तो अच्छे से ही करती है। शादी हो गई तो क्या है, अभी उसका गौना तो नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे की कल्पना पर वह रुक जाता। कहीं रानी बुरा मान गई तो, घर पर बता दिया तो। अनेक तरह की बातें उसके दिमाग में आती रहती। अभी उसमें भी लड़कपन ही था और सबके सामने कहने की हिम्मत भी नहीं थी। ऊपर से रानी का शादीशुदा होना। एक तरफ जहां रानी और चेतन के बीच नरेश के जरिए धीरे धीरे प्यार पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुंदन रानी से एक तरफा प्यार में पड़ गया था। अब रानी ने 10वीं कर ली थी और चेतन बीए फाइनल में पहुंच गया था। चेतन के पिता नंदू ने बेटी नैना की शादी तय कर दी थी। रामदास के घर खबर भिजवा दी कि अब वे रानी के गौने की तैयारी करें। रानी के माता पिता ने धूमधाम से रानी की विदाई की शुरुआत कर दी। तैयारियां करने लगे। जब से रानी के गौने की बात तय हुई थी तब से बाला उसको पत्नी धर्म की बहुत सी बातें सिखाने में लगी हुई थी। रानी को जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार कर रही थी। माँ ने भी घर बाहर की बहुत सी शिक्षाएं अपनी बेटी को दी, क्योंकि ससुराल में सास तो थी नहीं जो बहू का ध्यान रखती। और बड़ी बुआ का स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, बड़ी बूढ़ी है, साथ रहेगी या अपने घर चली जाएगी। ये सारी बातें माँ के मन को जो संकित कर रही थी। वैसे तो माँ का कलेजा डर रहा था। 16 साल की छोटी उम्र में भरी पूरी गृहस्थी संभालना आसान तो नहीं, पर और कोई भी जो विकल्प उनके पास नहीं था। किसी तरह उन्होंने जिम्मेदारी से अपना घर संभालना है उसे समझाया। ससुर देवर और पति तीनों का ख्याल रखना है। माँ उसे संयम और धैर्य की शिक्षा दे रही थी और ऊंच नीच समझा रही थी। सास होती तो बेटी कुछ दिन बहू बनकर भी रहती, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें तसल्ली भी थी कि कुछ सही गलत होने पर बेटी को डांट फटकार नहीं पड़ेगी। कुंदन को जब पता चला कि रानी ससुराल जा रही है तो वह उससे मिलने चला आया। उसके दिल पर तो जैसे अनेकों छुरियां चल रही थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने बड़े ही बुझे मन से रानी से पूछा, ससुराल जाने की तैयारियां हो रही हैं रानी? रानी ने कहा, हाँ मेरा गौना हो रहा है। और वह थोड़ी सी जो शर्माती हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत खुश हो रानी। कुंदन ने कहा, अपने पति को देखा है कैसा है? तो रानी ने कहा, इसमें
खुश नाखुश होने वाली कौन सी बात है। शादी के बाद तो सभी को जाना होता है। उन्हें तो शादी में देखा था अच्छे हैं। रानी ने मन की खुशी को दबाते हुए कहा। तो कुंदन ने कहा, ओ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? रानी ने फिर पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तुम नहीं होगी तो गांव में मन नहीं लगेगा मेरा। वैसे तुम तो वहां जाकर सबको भूल जाओगी ना। कुंदन ने जो रानी के मन को टटोला। लो भाई, कोई अपनों को भी भूलता है, रानी ने सहज भाव से कह दिया। मुझे भी याद रखोगी? दबी जुबान में कुंदन ने पूछा। तुम कैसी बातें करते हो? अपने मायके और मायके वालों को लड़कियां मरते मरते भी नहीं भूलती। वह गंभीर होते हुए बोली और मायके छोड़ने की बात पर उसकी आंखें भर आईं। मतलब? कुंदन कहने लगा कि तुम्हें हम सबकी याद तो सताएगी, पर ससुराल जाना जरूरी है, इसीलिए जाओगी। अब तो ये तो सभी लड़कियों की किस्मत में लिखा होता है, माँ बाप को अपनों को छोड़कर जाना, रानी ने जो धीरे से कहा। और अगर तुम्हारी ससुराल इसी गांव में हो जाती तो तुम्हें अच्छा लगता, दूर नहीं जाना पड़ता। कुंदन ने उसके मन की बात लेना चाह रहा था। रानी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तब वह कहने लगा, एक ही गांव में मायका और ससुराल थोड़ी होती है। उसने कुंदन को समझाया। कुंदन की बात सुनकर रानी को थोड़ी हंसी भी आ गई थी। वैसे वह कहने लगी, तुम्हारी बात सच होती तो सभी लड़कियों की ससुराल और मायका एक ही होता और अपने मायके में ही हमेशा रहती। अब कुंदन से और बातें करते ना बना। रानी के मन में तो शायद कुछ भी नहीं था। वह निराश और उदास सा वह अपने घर वापस आ गया। विदा कराने के लिए चेतन और नरेश दोनों ही आए थे। चेतन अब सुदर्शन युवक में परिवर्तित हो चुका था। दामाद को देखकर माता पिता दोनों बहुत ही खुश थे। आज चेतन की आंखें यहाँ वहाँ जैसी कुछ तलाश रही थी। बाला भाभी सब देख रही। आखिर वह पति से प्रेमी की भूमिका में आ गया था और बाला तो वैसे ही डर रही थी, कहीं चेतन अभी भी रानी पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई में लगा रहा तो उसका जीवन सरल कैसे बनेगा। तभी उसने रानी को पति पत्नी के प्रेम और प्रेमिका की भावनाओं से परिचित करा दिया था। अब बेला भाभी भी रानी के आनंदमयी भविष्य के प्रति निश्चिंत हुई। बेटी की विदाई का दुख और उसके सुखमय जीवन की कामना के साथ माँ बाप ने लाड दुलार देकर अपनी बेटी, छोटी बेटी रीना के साथ उसे कर दिया। शादी के घर में हाथ बटाएगी और रानी को आसानी रहेगी और अजनबीपन भी नहीं रहेगा, इसलिए रानी के साथ छोटी बहन को भेज दिया। विदा होकर पति के साथ रानी ससुराल चली गई। नरेश का घर आकर भाभी के बारे में तारीफ करना चेतन के मन में उसके प्रति लगाव पैदा कर चुका था और उसकी सुंदरता के चर्चे उसके मन को अनुराग से भर चुके थे। वैसे भी इस समय उसकी जो उम्र थी वह प्रेयसी के सपनों में खोने और पाने की थी। आते समय उसने एक झलक रानी की देखी थी तो नरेश की बात पर यकीन हो गया था। उसकी पत्नी लाखों में एक है और वह भी बहुत किस्मत वाला है। अब वह सदा उसके साथ रहेगी, इस बात से उसके मन को प्रसन्नता से भर दिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप ही आ गई थी। इधर रानी घूंघट की ओर से चेतन को देख लिया करती। 2 साल में चेतन की लंबाई बढ़ गई थी, शरीर भर गया था, रंग गेहुआ था, चौड़े माथे पर घुंघराले बाल खूब जम रहे थे। चेहरे पर पतली मूछें उसे कुछ रौबदार बना रही थी। एक लड़की जैसे पति की कल्पना करती है, रानी उसमें ऐसा ही देख रही थी जैसा नरेश ने उसे बताया था। कुछ भाभी की चुहलबाजियां और सीखों से तो कुछ नरेश की बातों ने उसे चेतन के प्रति प्रेसी बना दिया था। 2-2.5 साल से जिस रिश्ते में वह बंधी हुई थी वह रिश्ता अपनी संपूर्णता को पूरा होने वाला था। एक सहज लाज का पर्दा दोनों के बीच था। मायके छूटने का थोड़ा दुख भी था तो ससुराल में अकेले रहने की बेचैनी भी, इसी के साथ चेतन के साथ रहने की खुशी भी। दुख और सुख का संगम एक साथ अलग अलग तरह के मनोभाव जगा रहा था। लेकिन बीच बीच में नरेश के चुटकुले
जो रीना को इधर उधर की बातें और उनका मन बहला रहे थे। रीना और नरेश दोनों ही उनको जो बातों में लगा रहे थे। अभी तक रानी चंदन के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। नरेश और रीना के होते हुए चंदन कोई बात कहने में झिझक रहा था और सोच रहा था कि क्या बात करे। मायके में रहकर रानी ने 2-2.5 साल पढ़ाई की थी और 10वीं पास की। इधर चेतन ने भी ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और दोनों यही सोचते हुए अपनी पीछे की जिंदगी को याद करते हुए घर पहुंच गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। नैना और बुआ ने उनके आने के स्वागत में बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। द्वाराचार पर बुआ ने रानी का गृह प्रवेश करवाया और नैना ने अपनी भाभी को गले लगाकर बहन जैसा स्नेह दिया। घर में खुशियां भरी चहल पहल हो गई। आज घर की गृह लक्ष्मी का प्रवेश जो हुआ था, बुआ और नैना ने आज रानी और रीना को काम से हाथ नहीं लगाने दिया और ये ध्यान रखा कि उन्हें यह एहसास ना हो कि घर बिना सास के है और उसको लाड दुलार करने वाला कोई नहीं। रास्ते में जो थोड़ी बहुत झलक चेतन को रानी की मिली थी, उससे वह उसे देखने को लालायित था, परंतु चेतन को पत्नी की झलक देखने मात्र से ही संतोष करना पड़ा। उस दिन तो रानी रीना और बुआ और नैना के साथ ही आराम से सो गई, पर चेतन की रात करवट बदलते हुए बीती। कभी रानी की नथ दिखाई पड़ती तो कभी महावर लगे पैर। अगले दिन सुबह ही बुआ रानी को नहला धुलाकर पूजा घर में ले गई। पूजा पाठ करवाई, पहली रसोई हलवा बनवाया और पिता नंदू ने हलवा खाकर रानी को अन्नपूर्णा कहकर घर की गृह लक्ष्मी घोषित कर घर की चाबी उसे थमा दी। एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर रानी अचकचा गई। घर के काम सीखना करना अलग बात थी और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना अलग। उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अभी तो मैंने इस घर में प्रवेश किया है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना अभी आप ही संभालिए। अभी तो बुआ जी घर पर हैं और नैना दीदी भी हैं। धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। इसके काबिल जब बन जाऊं तभी मुझे चाबियां संभालने लायक बनाइए। रानी की नम्रता देखकर उसके ससुर जी खुश हो गए। बच्ची में संस्कार भी हैं तो कहने लगे, बेटा तेरी बात ठीक है, पर नैना की शादी की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें ही देखनी है, तो सोचा चाबी तेरे पास ही होनी चाहिए और मदद के लिए तेरी बुआ है और घर की बात बताने के लिए नैना। अगर तेरी सास होती वही सब कुछ समझाती, पर अब वो समय से पहले ही हमें छोड़कर चली गई। कहते कहते उसके ससुर अपनी पत्नी को याद करके दुखी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने ससुर को भावुक होते देख उसकी भी आंखों में आंसू हो गए और जो नैना पास में खड़ी थी वह भी अपनी माँ को याद करने लगी। रानी ने नैना को सांत्वना देकर गले लगा लिया और बुआ ने अपने भाई को ऐसे शुभ मौके पर दुखी होने के लिए मना किया। आज जहां भी होगी भाभी ऊपर से देख रही होगी भैया, आपको दुखी देखकर क्या वह सुखी होगी, उसे भी दुखी होगी। सबने अपने आंसू पोंछ लिए और नंदू ने चाबी रानी के हाथ में थमा दी। सारे दिन काम के साथ साथ रानी ने अपनी सास के बारे में भी नैना से जानकारी ली। नैना ने चेतन को खाने पीने में क्या क्या पसंद है, क्या आदतें हैं, सब उसे बताया। रानी सभी को अपने मन में दोहराती रही। जब तक रानी सामने नहीं थी तब तक और बात थी, लेकिन जब वह घर में आ गई और उसकी झलक चेतन ने देख ली, तब से चेतन के दिल में चैन नहीं था। वह अकेले में रानी से मिलना चाहता था, मन की बात करना चाहता था, अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग बुआ सब समझती रही और आखिरकार रात को उन्होंने उनके सोने का प्रबंध अलग कमरे में कर दिया। मिलन की रात आई। चेतन और रानी फूलों से सजे कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों ही की समझ में नहीं आ रहा था कि बातों की शुरुआत कैसे की जाए। आखिर में चेतन ने ही पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ रानी?
रानी ने हाँ में हाँ मिलाया और उसके आधे चेहरे को होठों को ऊपर उठाते हुए उसे देखने लगा। रानी तुम बहुत सुंदर। चेतन ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया और कहा, रानी तुम बहुत सुंदर हो। इस तरह से दोनों बातचीत करने लगे और अपनी पहली मिलन की रात को उन्होंने मधुर बनाया। इधर अगले दिन सुबह सुनैना की शादी की तैयारियां शुरू हुईं और अपने व्यवहार से रानी ने सभी का दिल जीत लिया। माँ की सीख, भाभी की समझ के बीच वे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती रही। रीना, नैना और नरेश ने सहयोग से वे घर में सभी काम कर लेती और बुआ भी उसे काम संभालते देखकर संतुष्ट थी। रानी के साथ चेतन का रिश्ता दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। नैना की शादी के माहौल में गृहस्थी संभालते संभालते रानी एक सुगढ़ गृहिणी के साथ साथ हृदयों पर राज करने वाली प्रिय पत्नी भी बन चुकी थी। भाभी बाला की तरह ही उसकी शिष्य रानी भी ससुराल में सभी का प्यार पाने में सफल हुई। नैना ससुराल विदा हुई और रीना शादी में शामिल होने आए भाई भाभी के साथ वापस चली गई। शादी के बाद पग फेरे के लिए आई नैना 2 महीने मायके रहकर रानी को घर के बारे में सब कुछ समझाकर अपने ससुराल चली गई। रानी को लगन से सारे काम संभालते देखकर बूढ़ी भुआ भी भाई की गृहस्थी को बहू के हवाले कर निश्चिंत होकर अपने बहू बेटों के पास चली गई। इधर रानी के ससुर जी सुगढ़ बहू पाकर बहुत खुश थे और निश्चिंत हो गए और भक्ति भजन में अपने मन को रमा दिया। नरेश तो भाभी का पहले से ही दीवाना था। बिना भाभी के उसका कोई काम नहीं होता था। चेतन एमए का प्राइवेट फॉर्म भरकर नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा हुआ था। इतने दिनों में सभी के साथ भरे पूरे घर में रहने के बाद अब ससुराल में रानी कुछ अकेला सा महसूस करने लगी और साथ ही काम की अधिकता की वजह से थकान भी अब उसे महसूस होने लगी थी। इसलिए मायके की याद सताने लगी तो ससुर से कुछ दिन मायके जाने के लिए आज्ञा मांग ली। तब रानी के ससुर ने अपनी बेटी नैना को घर संभालने के लिए बुला लिया और चेतन परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो गया और इंटरव्यू देने शहर जाना था तो नरेश को उसके साथ उसे मायके भेज दिया। मायके आकर रानी को कुछ राहत अनुभव हुई। इतनी छोटी सी उम्र में शादी और पूरे परिवार का काम संभालना आसान तो था नहीं। माँ ने प्यार से कुछ दिन आराम वह करने लगी माँ के पास। इधर कुंदन ने 12वीं कर शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। रानी के जाने के बाद गांव में उसका मन नहीं लगता था तो रहने की व्यवस्था भी उसने वहीं हॉस्टल में कर ली थी। छुट्टियों में जब वह घर आया तो रानी के भाई को जो छोटा भाई था उसके साथ उसकी दोस्ती भी थी तो उससे पता चला कि रानी आई हुई है। तब आशा तो बची नहीं थी पर फिर भी उसे देखने का लोभ वह छोड़ नहीं सका और मिलने आ गया। रीना दरवाजे पर खड़ी थी। दूर से उसे लगा मानो रानी ही है। वह बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी उसने शादी में देखा था। उसने श्रृंगार क्यों नहीं किया, कपड़े भी सादा सा सूट। उसका दिल धक से रह गया। रानी के साथ क्या हुआ है कुछ वह सोच ही रहा था। रानी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ हो। आंख बंद कर वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। बेचैनी से उसके कदमों में तेजी आ गई। जैसे ही ज्यादा वह समीप आया उसके दिल को चैन आया। अरे यह तो उसकी छोटी बहन रीना थी। दूर से रानी जैसी ही लगने लगी है। शुक्र है भगवान का कि उसने सुख की सांस ली और अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। रीना ने रानी के बारे में पूछने लगा रीना से कि रानी कहाँ है। तभी रानी आ पहुंची। उसने एक बार रानी को देखा और फिर जो रीना को। रानी तो पहले से ही ज्यादा निखार आ गया था उसके मुख पर। आभा उसकी खुशहाल जिंदगी का जो दर्शन करा रही थी। अभी वह कुछ कहता कि रानी ही पूछ बैठी, कैसे हो कुंदन। अच्छा हूँ रानी, सुना कि तुम आई हो तो सोचा मिलाऊं, आगे पता नहीं कब मिले। कुछ मायूसी भरे स्वर में कुंदन ने कहा। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम गांव छोड़कर जा रहे हो ना कि मेरा मायका छूट रहा। ऐसे क्यों कह रहे हो? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरी ससुराल कौन सी लंदन में है? रानी ने आगे जोड़ते हुए कहा।
कुंदन ने कहा, नहीं, दरअसल मैं तो शहर में रहकर पढ़ रहा हूँ ना, तो जरूरी ही नहीं कि जब मैं आऊं तुम भी मुझे यहाँ मिलो। कुंदन ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया। तो जो रीना इतनी देर से में चाय लेकर आ गई और तीनों चाय पीने लगे। राजी खुशी के बाद इधर उधर की बात कर कुंदन चला गया। सप्ताह भी नहीं हुआ था रानी को आए कि एक दिन अचानक चेतन आ गया। सभी उसकी आवो भगत में लग गए। सभी बैठक में मिलने आए, पर रानी उसे नहीं दिखाई दी। गांव समाज में लड़कियां मायके में पति के सामने नहीं मिला करती। चेतन को ये समझ नहीं थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जिसके लिए भागा भागा आया वही नजर नहीं आ रही। रीना काफी दिन उसके यहाँ रहकर आई थी, तो उसने उसी से पूछ लिया, रीना, तुम्हारी बहन घर में नहीं है क्या? तो रीना ने कहा, घर में ही है और कहाँ जाएगी? उसे पता नहीं मैं आया हूँ। पता है, चाहे उन्होंने ही तो बनाई है। आपने स्वाद नहीं चखा? आपकी पसंद की अदरक वाली चाय है, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो रीना मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? चेतन ने पूछा। तो रीना जो अब हैरानी से चेतन को देखने लगी और कहने लगे, जीजा जी आप? रीना इससे आगे कुछ कहती तभी बाला वहां आ गई और नमस्ते करते हुए रीना को जाने को कहा और बोली, नमस्ते चेतन जी, कैसे हो? बस अच्छा हूँ भाभी, पर लगता है मैं गलत ही आ गया। मायके आकर रानी तो यहीं की होकर रह गई है। चेतन के मुंह में जो आया वह उसने कह दिया। लगता है आप कुछ ज्यादा ही बेचैन है। बाला उसकी बेचैनी देखकर उसका हाल समझकर बोली, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, वो तो रानी नहीं दिखी तो उसको, उसने जो टालते हुए कहा। तब बाला ने कहा, देखो चेतन जी, गांव के रीति रिवाज के कारण आप खुलेआम तो यहाँ नहीं मिल सकते। हाँ, आप कहोगे तो मैं मिलाने का प्रयास अवश्य तुम्हें करूंगी, बेला ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। तो चेतन ने कहा, भाभी जी अब मैं आपसे क्या कहूँ, कहकर चंदन जो मुस्कुराकर चुप हो गया। रहा नहीं जा रहा हमारी ननंद रानी के बिना, मुस्कुराते हुए बेला ने फिर छेड़ा। चंदन कुछ जो झेप सा गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और वह चुपचाप नीचे गर्दन करके मुस्कुराने लगा। इधर बाला और चेतन बातें कर रहे थे, उधर रानी भी चेतन को देखने के लिए उत्सुक होकर दरवाजे के पीछे खड़ी थी। अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में रखकर रानी अपनी मर्यादा का ध्यान रख दरवाजे की दरारों से झांककर भाभी और चेतन की बातें सुनने रही। लगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तक तो मायके वालों के बीच वह चेतन को भुला बैठी थी, पर जैसे ही वह आया तो पति प्रीति मन में उमड़ आई और उससे मिलने के लिए वह बेचैन हो गई। पर गांव समाज के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाला ने सभी को क्या कहा पता नहीं, पर अगले ही दिन उसकी विदाई की तैयारियां होने लगी। मायके में महीने भर की रहने की सोच कर आई थी। रानी और चंदन के साथ अगले ही दिन विदा होकर ससुराल वापस आ गई। दिन व दिन धीरे धीरे रानी और चेतन का प्यार गाढ़ा होता जा रहा था। रानी अपने ससुराल में रच बस गई थी। कहते हैं सुख के दिन पंछी बनकर उड़ जाते हैं। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। चेतन की एमए की परीक्षा भी संपन्न हो गई और 2-3 जगह प्रतियोगी परीक्षाओं का जो परिणाम भी आ गया और इंटरव्यू भी हो गया। अब उसे बस अच्छी खबर मिलने का इंतजार था। बढ़ती उम्र के साथ रानी का रंग रूप भी ज्यादा निखर आया। पति के प्रेम और स्पर्श से जैसे कोई जादू था। इधर मायके में बाला के मां बनने की तैयारी थी और 2-3 बार वहां से रानी के लिए बुलावा आया, पर गृहस्थी छोड़कर जाना रानी के लिए संभव नहीं हो रहा था। लेकिन अब बुआ बनने की खबर पर रानी न जाने का मन बनाया और बीच में रानी जब भी गई साथ के साथ वापस आना पड़ गया उसे। कभी भी रहकर नहीं आ पाई थी। हमेशा चेतन खाने पीने की परेशानी का हवाला देकर ले आता। रानी के ससुर और चेतन ने भी उसको स्वीकृति दे दी और नैना को बुला लिया ताकि पीछे से पिता और भाई की देखभाल कर सके। बहुत दिनों बाद रानी मायके जा रही थी। मायके जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। क्या लेकर जाऊं क्या ना लेकर जाऊं, बीच बीच में चेतन की छेड़छाड़ चलती रही। अगले दिन जब रानी को जाना था, रात देर तक नैना अपनी भाभी से ससुराल की बातें बतिया रही थी, लेकिन चेतन की बेचैनी बढ़ रही थी। कल रानी चली जाएगी और पता नहीं कितने दिनों या महीनों वहां रुके। आज अभी तक कमरे में नहीं आई।
आखिरकार उसने नरेश से सिफारिश लगाई, जाकर भाभी बोलो मुझे कुछ काम है। वह कमरे में आ गए तो जो नरेश था भाई के मन की बात समझ गया और मुस्कुराकर भाभी के पास आकर बोला, भाभी कुछ अपने देवर और पति का भी ख्याल कर लो। ननंद के आते ही उसकी हाँ में हाँ करने लगी और उसकी ही बन गई। 2 दिन हो गए, हमें तो आपने थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया। लगता है नैना दीदी से ही आपका ज्यादा प्यार है। रानी उसकी शिकायत पर हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे लाडले देवर हो। तुम्हारे बिना मैं ससुराल की कल्पना भी नहीं कर सकती। रानी को लगा नरेश उससे नाराज है तो सफाई देते हुए बोली, पर यह भी तो मुझसे समझो कि नैना दीदी कितने दिनों बाद आई हैं। अब मैं कल चली जाऊंगी मायके। नैना दीदी सियानी थी, समझ गई कि जरूर भाई का संदेशा आया है। वह हंसकर कहने लगी, कोई नहीं भाभी, जब तक आप वापस नहीं आओगी मैं यहीं डेरा जमा कर बैठूंगी और जब तक हमारी बातें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। आप जाकर भाई से पूछो उन्हें क्या ज्यादा जरूरी काम होगा कोई। नरेश और नैना की मुस्कुराहट से रानी समझ गई कि चेतन ने उनको बुलाया है। वह शर्माती हुई वहां से चली गई। जैसे ही रानी कमरे में गई, चेतन ने उसे बाहों में भर लिया। रानी कहने लगी, अरे अरे क्या करते हो, कोई देख लेगा। देखो मेरी बला से मेरी पत्नी हो तुम, और अपनी पत्नी को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। कहाँ थी अब तक, कब से इंतजार कर रहा था। चेतन ने उसके आते ही अपनी बेचैनी बयान कर दी। बस आ ही रही थी, रानी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो मेरे अलावा सभी दिखते हैं, कभी ननंद, कभी देवर और कभी अपना मायका। मायके जाने की खुशी में तो तुम मुझे भूल ही गई थी। शिकायत करते हुए चेतन ने कहा तो उसने अपने गले से लगा लिया और जैसे बहुत दिनों से ना मिला हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह तो दीदी इतने दिनों बाद आई थी, अगर मैं उनका स्वागत सत्कार नहीं करूंगी तो कौन करेगा। और आप जानते हो ना, मायके में माँ ना हो तो भाभी ठीक से स्वागत सत्कार ना करे तो बेटियों पर क्या बीतती है। उन्हें लगता है जैसे वे मायके में नहीं आई, किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हैं। चेतन ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो जानता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उपकार तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए ना। अब 2 महीने में कब आओगी वापस पता नहीं, तब तक के लिए कुछ यादगार तो होना चाहिए ना। मुझे तुम्हारी मनुहार करते करते स्वर में चेतन ने प्रेम वर्षा करते हुए उसे जो प्रेम करने लगा। यह बात तो ठीक है, उसने कहा, लेकिन फिर भी हम वहाँ इस तरह तो नहीं मिल सकते ना। तुम वहाँ चली जाओगे, मैं तुमसे मिलने आऊँ तुम्हारे मायके में, लेकिन वहाँ नहीं मिल सकते। चेतन ने उसको समझाते हुए कहा। चेतन की बेकरारी देखकर रानी को हंसी आ गई। तो वो 2.5 साल में वह जान चुकी थी कि चेतन उससे बहुत प्यार करने लगे हैं, लेकिन उसके जाने से वह इतना बेचैन हो जाएगा यह तो मुझे आज ही पता चला। वह उसे छोड़कर उसकी बेचैनी का फायदा उठाकर मन में मन प्रसन्न होकर बोली कि आज रानी को फिर ऐसा लगा जैसे वह नवविवाहिता हो, पहले दिन वाला चेतन हो। और दोनों खुशी खुशी जो बातें करने लगे। दोनों की रातें आंखों में कट गई। अगले दिन रानी खुशी खुशी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। रानी अपनी भाभी बेला की जचगी में मायके आई हुई थी। भाभी बेला के लड़का हुआ था और उसका नाम जो उसके पिता रामदास के ने गांव में भोज का आयोजन किया था। उसके पिताजी ने पोते की खुशी में और सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। चेतन भी परिवार वालों के साथ आया और इसी के साथ एक और खुशी आई कि चेतन की नौकरी लग गई। रामदास ने रानी को कुछ और दिन रोक लिया क्योंकि रानी को जो उसकी छोटी बहन रीना थी उसको लड़के वाले देखने आने थे। उसे मायके में आए हुए 2 महीने होने वाले थे और उसकी तबीयत कुछ ढीली थी। उसकी माँ ने दाई को बुलाकर भेजा। दाई ने आकर रानी की नब्ज देखी और चेकअप किया तो जिस्म में पल रही एक और धड़कन की जानकारी उसने सभी को दे दी। घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई। अभी अभी बहू माँ बनी थी और अब बेटी के माँ बनने की खबर, और उधर दामाद की नौकरी लग चुकी थी। दाई के जांच के बाद बात बिल्कुल पक्की हो चुकी थी। यह सुनकर रानी का दिल बल्लियों उछलने लगा। जिस बात के लिए चेतन उसे कह रहा था भगवान ने वह सुन ली थी।
अब उसकी झोली भी भरने वाली थी। इस खबर मात्र से ही उसके अंदर जो ममता का सागर उमड़ने लगा था। कभी वह अपने पेट पर हाथ फिराकर एहसास करने की कोशिश करती, कभी कल्पना करती कि चेतन भी ऐसे ही देखेगा। कितने कितने ख्वाब उसने एक पल में देख लिए। आने वाला बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, क्या नाम रखेगी, उसे क्या बनाएगी, तरह तरह के सपने बुनने लगी। अब तो उसको ऐसा लग रहा था कि कब चेतन से उसका मिलना हो और कब चेतन को वह यह खुशखबरी सुनाए। चेतन कितना खुश होगा। सच में चेतन के साथ आखिरी रात उसकी जिंदगी की बेहतरीन रात थी, जिसने उसको सारी जिंदगी के लिए अमूल्य तोहफा दे दिया था। और वह उस दिन अपने और चेतन के बीच हुई बातों में खो गई। कहाँ तो रानी जल्दी से जल्दी चेतन से मिलना चाहती थी, पर उसकी माँ ने अब उसे कुछ दिन और मायके में रहने को कह दिया। पता लगने के बाद सप्ताह हो गया था और रीना को देखने लड़के वाले आकर देखकर चले गए थे। अब रामदास को घर बार देखकर तय करने जाना था। माँ रानी को संभल कर रहने को कहती, उसे काम नहीं करने देती। बेटी 1 महीना और गुजर जाने दे, 3 महीने पूरे हो लेंगे तब चली जाना। तब तक पेट में भून भी ठीक से सही तरीके से सेट हो जाएगा, तेरी तबीयत में सुधार आ जाएगा। वहाँ पर तेरी देखभाल के लिए कोई नहीं है। माँ तो माँ ही होती है, फिक्रमंद होती है। जानती थी ससुराल में देखभाल करने वाला कोई नहीं, और नैना भी कोई ज्यादा बड़ी समझदार नहीं है। उसे क्या पता कि कैसे ध्यान रखना है। अभी तो वह नैना जीजी है, बाद में बुआ जी को बुला लेंगे। और चेतन से मिलने को वह जो बहुत ही व्याकुल हो रही थी, उसने सकुचाते हुए कह ही दिया, बेटी इस समय किसी बड़े बुजुर्ग की आवश्यकता होती है जो तेरा ध्यान रख सके। नैना तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता कि कैसे ध्यान रखेगी। और जब तेरी बुआ आ जाएगी तो हम तुझे भिजवा देंगे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो रानी ने कहा, पर वह तो कुछ और ही कहती। पर बाला ने उसकी बात, जो उसकी माँ ने उसकी बात काट दी। कोई नहीं बेटे, इस तरह इस समय तेरी सेहत ज्यादा जरूरी है। घर में कोई बुजुर्ग महिला नहीं है, नहीं तो मैं तुझे भेज देती, कहकर माँ उसे आराम करने के लिए कहकर चली गई। सुनकर रानी चुप हो गई। माँ से कैसे अपने दिल की बात कहती। इस समय उसे चेतन से मिलने की कितनी जो चेतन से मिलने के लिए कितनी उतावली है। रानी ने अपनी भाभी को अपने मन की बात कही। भाभी, कल तो वे नौकरी पर भी जाएंगे, तो मैं चाहती थी कि मैं उन्हें खुद तिलक लगाकर विदा करूं। भाभी बाला ने जो उसे दिलासा दिया, कोई नहीं जीजी, हम चेतन जी के पास खबर भेज देते हैं, उन्हीं को बुलवा लेंगे। मम्मी की बात सही है, शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाला के दिलासे पर रानी के मन को कुछ सुकून आया। इधर चेतन सोच रहा था, शाम तक रानी आ जाएगी शायद। रानी को गए लगभग 2 महीने होने वाले थे। अब चेतन को उसकी बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा उसे उदास सा रहता। उसके बिना उसके दिन नहीं कट रहे थे। पहले तो वह पढ़ाई में व्यस्त रहकर अपना समय गुजार लेता था, पर अब नौकरी लगने के बाद वह काम भी नहीं था। वह सोच रहा था वो तो वह खुद ही आ जाए, नहीं तो वह कल खुद जाकर उसे वापस ले आएगा। आखिर कोई इतने दिन थोड़े ही ना मायके में रहते हैं। और इस तरह से विचार उसके दिमाग में आ ही रहे थे। उसको रानी पर गुस्सा आता कि वह क्यों नहीं आ रही, और कभी खुद पर कि उसे इंतजार करने के बजाय वह खुद जाकर वापस ले आना चाहिए था। रात गहरी हो गई, पर रानी नहीं आई, तो सोचने लगा कि सुबह सुबह आ जाएगी शायद। उसे भी तो मुझसे मिलने और नौकरी की बधाई देने की इच्छा होगी, लेकिन उसकी प्रतीक्षा ही रही। आखिरकार वह निराश हो गया। जाने का समय हो रहा था, तभी उसने अपने छोटे साले को आते हुए दिखाई दिया, तो वह खुशी से झूम उठा कि पीछे पीछे रानी भी आई होगी। वह एक टकटकी बंधाए देख रहा था, लेकिन रानी नहीं दिखाई दी। साले के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। साले ने मिठाई का डिब्बा आगे करते हुए उसे खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर उसका मन मयूर नाच उठा। और उसने बताया कि उसकी जो माँ है उसने रानी को रोक लिया है, क्योंकि इस समय यात्रा करना ठीक नहीं है। इसलिए उसे यह जानकर कुछ संतोष हुआ कि चलो जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और उसने अपने मन को समझा लिया
क्योंकि रानी नहीं आई थी, इसलिए उसे थोड़ा दुख तो था। चेतन के घर में भी धूमधाम हो गई। जैसे ही यह खुशी की खबर सबने सुनी, सब प्रसन्न हो गए। और रानी के ना आने से थोड़ा सा चेतन उदास था। लेकिन नैना ने अपने भाई के लिए हलवा बनाकर रखा था, तो रानी के भाई का भी मुंह मीठा कराया। और जो नंदू जी भी बाबा बनने की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। नरेश तो इतना खुश हुआ कि तुरंत मिठाई लेने भाग गया। चेतन की बेचैनी बढ़ गई और रानी से मिलने की उसकी उत्कंठा बढ़ गई। अगर आज नौकरी ज्वाइन करने के लिए ना जाना होता तो उड़कर रानी के पास पहुंच जाता। कैसे आज का दिन बीतेगा? आखिर इसके लिए भी तो उसने 2-3 साल मेहनत की थी। दो दो खुशियां एक साथ उसकी झोली में आई थी। उसे आज का दिन अपने जीवन का सबसे शुभ दिन लग रहा था। वह कहने लगा, मैं नौकरी के बाद सीधा ही रानी के पास चला आऊंगा। मन ही मन वह सोच रहा था। उसे वह समय याद आ गया जब उसने रानी के मायके में उसके कान में अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन दोनों को ही इस बात का नहीं पता था कि भगवान ने उसकी झोली में उससे पहले ही खुशियां डाल दी थी और उसके बाद उस बच्चे के भाग से ही शायद उसकी नौकरी लगी। उसका आने वाला बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, यह सोचकर जो नरेश तो बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। उसने अपने साले को गोदी में उठाकर घुमा दिया और फिर पैर छूकर पिता से आशीर्वाद लिया। नरेश ने मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा कराया। चाचा जो बनने वाला था, मैंने तो भाभी से मिलने आज ही जाऊंगा मैं तो, उसने घोषणा कर दी। एक छोटे से नन्हे से जीवन की आस ने सभी के मनों में जैसे उत्साह का संचार भर दिया था। खुशी सबके चेहरे पर दमक रही थी। उसने नरेश को कहा कि अभी रुक जा, शाम को हम दोनों साथ ही चलेंगे। लेकिन नरेश तो अड़ गया, मैं तो अभी भैया के साथ ही चला जाऊंगा। आज कॉलेज की छुट्टी है, आप शाम को आ जाना। नैना ने चेतन को दही मीठा खिलाकर नौकरी की बधाई दी और चेतन के पिता ने आशीर्वाद दिया। वह अपने भाग्य पर बहुत इतराया कि उसके जीवन में सब कुछ एक समय पर कितना अच्छा हो रहा है। इधर नौकरी, उधर बाप बनने की खबर, सोने पर सुहागा वाली बात थी। उसको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन जो फुर्र से उड़ जाए और वह अपनी रानी के पास पहुंचकर अपनी खुशियां बांटे। रानी भी कितनी खुश होगी। तभी वह उस दिन कुछ भी बुझी सी थी, मुझसे मिल जो नहीं पाई थी, शायद यही बताना चाहती थी। मन में बहुत से ख्याल चेतन के आ जा रहे थे। इधर चेतन घर में नौकरी के लिए निकला तो साथ ही उसका साला और भाई नरेश भी अपनी भाभी से मिलने के लिए निकल पड़े। तीनों लोग एक साथ घर से निकलते देखकर नैना के मन में कुछ खटका सा हुआ। वह सोचने लगी, शुभ काम के लिए 3 लोग एक साथ नहीं जाया करते। यह सोचकर भी उसके साथ वह भी घर से बाहर निकल ली और थोड़ी दूर तक जाकर वापस लौट आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, सब कुछ अच्छा हो। हालांकि रानी को पता था आज चेतन को नौकरी के लिए जाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वह चाह रही थी कि शायद चेतन सुबह सुबह आ जाए। लेकिन चेतन की जगह नरेश को आया देख थोड़ी सी बुझ सी गई। फिर वह यह सुनकर कि चेतन नौकरी के बाद शाम को सीधा यहाँ आएगा तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली और उसे खुशी महसूस हुई। बाला, नरेश, रानी की इस बेचैनी को देखकर उसकी खिंचाई और छेड़छाड़ कर रहे थे। इतना भी ज्यादा मुंह अच्छा नहीं, मिलने के लिए इतनी बेचैनी कि बाकी सब पर ध्यान ही नहीं। सुनकर रानी थोड़ी शर्मा सी गई। चेतन की प्रतीक्षा में रानी शाम होने का इंतजार करने लगी। इंतजार के ये पल उसे बहुत लंबे लग रहे थे। सभी उसके आसपास थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी उसको अकेलापन सा, कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसको सिर्फ अपने चेतन की प्रतीक्षा थी। यह प्रतीक्षा उसको सदियों के समान लग रही थी। अभी उसे मायके में 10 दिन और काटने थे। उधर चेतन का दफ्तर में पहला दिन था और खुशी खुशी सभी काम निपटाकर जल्दी जाना चाहता था। पहला दिन था तो काम समझने में भी उसे बहुत समय लगा। सब लोग उसकी बेचैनी और उत्साह देखकर अचंभित थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वह पिता बनने वाला है तो सभी ने उन्हें बधाई देते हुए खुशखबरी जो उसने सुनाई तो सब ने उससे मिठाई मांग ली।
उसने सभी से अगले दिन पार्टी देने का वादा किया। पता लगने पर कि उसके हेड ने उसे 1 घंटे पहले काम से फ्री कर दिया और चेतन समय से पहले ही घर के लिए निकल लिया। रानी के गांव के लिए बस पकड़कर बहुत ही खुशी खुशी चल दिया। वह मन ही मन कल्पना कर रहा था, रानी से क्या कहेगा, कैसे कहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में खुशियों की बहार थी। कहते हैं ना, खुशियों पर नजर बहुत जल्दी लगती है। ज्यादा खुशियां कभी कभी गम का कारण बन जाती हैं। रानी 6 बजे से इंतजार में बैठी थी कि चेतन अब आएगा अब आएगा। हालांकि उसको पता था 7 बजे से पहले चेतन नहीं आ सकता। आज नौकरी का पहला दिन है और छुट्टी भी नहीं कर सकता। लेकिन इस दिल का क्या करे। दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी थी। उसको ऐसे लग रहा था जैसे चेतन के बिना उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। माँ बनने की खुशी के अवसर पर उसके दिल में कहीं कुछ अनजानी सी बेचैनी, घबराहट छिपी हुई थी। बस एक ही विचार मन में था कि चेतन कब आएगा और चेतन को वह कब देखे। उसका सारा ध्यान अपने नन्हे मेहमान से हटकर चेतन के ऊपर ही था। आने वाले की बच्चे की खुशी वह भूल बैठी थी और चेतन से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। 7 बज गए। अब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही थी। कभी वह घर से बाहर आकर देखती, कभी छत पर जाकर देखती, कभी गली में झांकती। उसकी बेचैनी देखकर रीना हंसी बनाने लगी, जबकि अब माँ और भाभी को भी कुछ बेचैनी होने लगी थी। अब तक तो चेतन जी को आ जाना चाहिए था। शहर की बस 7 बजे ही सड़क पर उतार देती है। क्या चेतन से बस छूट गई या आया ही नहीं? नरेश रानी के छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था। तब उसकी माँ ने उसे सड़क तक देखकर आने को कहा। रानी का जो जी था पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान ही ना हो और वह चक्कर खाकर गिर गई। तब माँ ने उसे संभालते हुए बेड पर लिटा दिया और धैर्य रखने को कहा। तभी घबराते हुए उसका भाई आया और उसने बताया कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वह वहां जाकर देखता है मोटरसाइकिल पर तो जो रानी का भाई छोटा और नरेश दोनों वहां से निकल गए और आधा किलोमीटर दूरी पर गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क पर पहुंचे तो पता लगा वहां पर आधा घंटा पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था। कोई बस वाला टक्कर मारकर चला गया था। बस से उतरते हुए यह हादसा हुआ था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी भीड़ को चीर कर नरेश पता करने एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा। उसको चेतन का बैग वहां पड़ा दिखाई दिया। देखते ही नरेश की घबराहट बढ़ गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह चाह जो चकरा कर वहीं बैठ गया। वहां पूछताछ करने पर पता लगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वह उसे गांव के मुखिया का बेटा हॉस्पिटल लेकर गया है टेम्पो में डालकर। दोनों जब हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, हॉस्पिटल जाकर पता किया इमरजेंसी वार्ड पर उन्होंने कुंदन को देखा। कुंदन ने उन्हें बताया जिस बस से चेतन उतरा था वह भी उसी बस में था। चेतन शायद जल्दी में था और उतरने के बाद उसने साइड में नहीं देखा और एक मोटरसाइकिल वाले की टक्कर से वह उछल कर गिर गया। मोटरसाइकिल वाला तो भाग गया। उसने बस से उतरते उतरते ये देखा और जब तक हम वहाँ पास में पहुंचे चेतन के सिर में चोट लग चुकी थी और खून निकल रहा था। बेहोश होते होते उसने रानी का नाम लिया। मैं वहाँ खड़े लोगों को बोलकर कि हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, उनके घर खबर कर दें और मैं इन्हें टेम्पो में डालकर हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टरों के अनुसार खून काफी निकल गया है। बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। सारी बातें बताकर कुंदन ने उन्हें दिलासा दिया। बस खून का इंतजाम हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब खून टेस्ट करा लेते हैं। तीनों ही अभी 20-22 साल के लड़के ही थे। इतनी भयंकर बात सुनकर घबरा गए। अभी वे आपस में बात ही कर रहे थे कि अब कुंदन गांव चला जाए और घर जाकर खबर कर दे और घर के बड़े लोग यहाँ आ जाएं कि डॉक्टर बाहर आ गया। तीनों ने जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर बहुत परेशान था। जो कुछ उसने कहा उन तीनों के दिल धक से रह गए। उसने कहा कि सिर पर बहुत खतरनाक चोट थी जिसकी वजह से उनका खून ज्यादा निकल गया
हम उन्हें बचा नहीं सके। डॉक्टर के यह शब्द तीनों के कानों में पिघले शीशे की तरह जाकर गिरे। डॉक्टर कुंदन का कंधा थपथपा कर चला गया। नरेश लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। इतना भयंकर वज्रपात उनके ऊपर हुआ था। सुबह भैया कितने खुश थे। अब भाभी को जाकर क्या कहूँगा। कुंदन ने उसको संभाला। रानी को पता लगेगा तो क्या होगा, कैसे इतना बड़ा सदमा झेल पाएगी, सोचकर कुंदन की आंखें भर आईं। कितनी खुश थी वह जब पिछली बार मिला था, उस पर क्या बीतेगी। नरेश रोए जा रहा था कि सब कितने उत्साह उमंग में थे। अभी घर में कितनी खुशियां थी और भैया तो इन खुशियों से मिलने आ रहे थे। फिर भगवान ने उन्हें खुशियां मिलने से पहले ही अपने पास बुला लिया। ऐसा मातम क्यों दिया, कहकर वह सुबक सुबक कर रो पड़ा। ऐसे में रानी के छोटे भाई की समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे। कुंदन की समझ में भी नहीं आया कि क्या किया जाए। चेतन को कहाँ लेकर जाएं, अपने गांव या रानी के। थोड़ी देर में दोनों ने खुद को संभाला। आखिर में यही निर्णय लिया कि चेतन के गांव ही ले जाया जाए। नरेश और कुंदन हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरा करने लगे और दुखी हृदय से रानी का भाई घर में सूचना देने वापस लौट गया। जब रानी का भाई घर पहुंचा तो उसकी मां बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। उसको आता हुआ देखकर उसने देखा कि नरेश नहीं दिखाई दे रहा तो वह थोड़ी सी घबरा गई। जब उसका बेटा पास में आया और उसने अपनी माँ को धीरे से सारी बात बताई तो यह सुनकर उसकी माँ रति के मुख से चीख निकल गई कि यह क्या हो गया, किसकी नजर उसके घर को लग गई। अभी तक उसके घर में कितनी खुशियां छाई हुई थी, आज एकदम से ऐसी खबर। अब रानी को कैसे बताएगी, उससे क्या कहेगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो तो पहले से ही घबराई हुई है। शायद उसे कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वह वहां से दुकान पर बड़े बेटे और पति के पास जाने की सोच ही रही थी कि वे दोनों आते दिखाई दिए। जैसे ही रति ने यह दुखद समाचार उन दोनों को दिया, दोनों अपने सिर पर हाथ धरकर बैठ गए। उन्होंने तो ऐसी कल्पना में भी नहीं सोचा था। घर के बाहर ही दोनों बाप बेटे और माँ सलाह करने लगे कि क्या किया जाए। रानी की तबीयत घबराहट से पहले ही खराब थी। बाद में सलाह हुई कि टेम्पो करके सभी रानी को उसके ससुराल लेकर चलेंगे और उसको एक्सीडेंट के बारे में ही बताएंगे, वरना गांव पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत टेम्पो की व्यवस्था की गई। रात 9-10 बजे सब लोग चेतन के गांव पहुंच गए। बेचैनी और घबराहट में रानी का बुरा हाल था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। अनजाने में ही आंखों से आंसू बह रही थे। कुंदन और नरेश चंदन को लेकर पहले ही वहां पहुंच गए थे। घर में मातम पसरा हुआ था। घर के बाहर ही कुछ लोग बातें करते मिल गए। रानी को तो पहले से अनहोनी की आशंका हो रही थी। लोगों की भीड़ देखकर उसका दिल कांप गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अगर चेतन का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हॉस्पिटल के बजाय घर क्यों ले आए, और अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है तो गांव के लोग यहाँ क्यों हैं। जैसे ही वह टेम्पो से उतरी, माँ ने उसको थाम लिया और उसको पकड़कर अंदर ले गई। आंगन में पहुंचते ही रानी की निगाह आंगन के बीचों बीच लेटे चेतन पर गई तो उसके सिरहाने नंदू जी और नैना बैठे थे और साइड में कुंदन और नरेश। यह इनको क्या हुआ, कहते हुए रानी दौड़ी। रानी को देखते ही नैना उसके गले लगकर रो पड़ी। भाभी भैया चले गए हम सबको छोड़कर। रानी कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह सब झूठ है, कह दो सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं। रानी को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही तो चेतन उससे मिलकर आया था और आज मिलने वाला था, ऐसे कैसे हो सकता है। चादर उठाकर उसने चेतन का चेहरा देखा। जीवन के कोई चिन्ह ना देखकर गस खाकर गिर पड़ी। चेतन का जाना रानी का दिल सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गई। इतनी बड़ी दुर्घटना सहन न कर पाना उसके लिए दूसरी दुर्घटना का कारण भी बन सकती थी। तुरंत नरेश को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने आकर रानी को देखा और बताया उसे गहरा सदमा लगा है। उसे नींद का इंजेक्शन दिया
ताकि वह सोती रहे और रात गुजर जाए। रानी का ऐसा हाल देखकर कुंदन का हृदय टूट गया। उसे वह दिन याद आ गया जब वो पिछली बार उससे मिला था। उसने रीना को देखकर रानी समझ लिया था और उसके दिमाग में उल्टी बात आ गई थी। उस समय उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उसने अपने मन को भी कोसा कि उसके दिल में ऐसी बात क्यों आई, और आज वो सच हो गई। हे भगवान, तूने ये क्या किया, क्यों किया? वह मन ही मन अपने को अपराधी मानने लगा। जिसके दिमाग में उल्टी बात आई और सच हो गई। भगवान ने उसकी भी क्या किस्मत बनाई। रानी के शादीशुदा होने के बावजूद उससे प्यार हो गया और फिर वो उसके सामने ही विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। और फिर उसके बारे में उसके मन में इस तरह के ख्याल आए। उसने अपने मन को किस तरह समझाया और पढ़ाई में लगाया। उसकी पूरी कोशिश थी कि वह सब कुछ भूल कर पढ़ाई में मन लगाए और आगे की जिंदगी में आगे बढ़े। उसकी मेडिकल की पढ़ाई की दूसरी साल थी तो गांव में कम ही आना होता था, पर अब जब भी गांव में आता रीना पर उसकी नज़र पड़ जाती तो उसे रानी की याद आ जाती। उसे रानी की झलक रीना से लगाव सा होने लगा था। वह सोचता, यह दिल भी क्या है, पहले रानी के लिए तरसता था, अब रीना को देखना चाहता है। उसने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया और आगे का भविष्य ईश्वर के हाथ छोड़ दिया और अपने आप को पढ़ाई में रमा दिया। गांव आना जाना कम कर दिया ताकि रानी की याद न सताए और ना ही अब रानी के घर जाता था। अगर कहीं रानी से सामना हो गया तो उसके मन में कहीं कोई बात गलत ना आ जाए। रानी का ऐसा हाल देखकर उसकी किस्मत पर बहुत दुख हुआ। जो रानी का प्यार था, श्रृंगार था, वो उसकी आंखों के सामने ही चला गया और वह कुछ भी ना कर पाया। यह सब उसके सामने ही होना था। रानी की ससुराल आया भी तो चेतन के मृत शरीर के साथ। उसका और रानी दोनों का कैसा दुर्भाग्य है, यह सोचकर कुंदन मन ही मन दुखी होता रहा। चेतन की अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी हुई तभी रानी को होश आ गया। वह भागकर बाहर आई। गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतों ने उसको पकड़कर उसकी चूड़ियां चेतन की छाती पर तोड़ डाली, उसके माथे से सिंदूर पोंछ दिया। ऐसा मार्मिक दृश्य देखकर सभी का दिल दहल गया। 19 साल की छोटी सी उम्र में सुहाग चिन्हों से रहित विधवा का भेष, क्या सोचकर इस किस कलम से विधाता ने उसका भाग्य लिखा था। जैसे ही चेतन को ले जाने लगे, रानी चित्कार कर रोने लगी। मुझे उन्हें बताना है कि वो पिता बनने वाले हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो अपने अंश से मिले भी नहीं। उनके दिल दहला देने वाले वचन सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी के ऐसे वचनों को सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाते। वह ईश्वर पत्थर से भी कठोर था, उसे ना पिघलना था और ना पिघला। रानी की दुनिया उजड़ गई। अभी उसने एक ही रट लगाई थी, मुझे चेतन से बात करनी है, मुझे अपने बच्चे के बारे में बताना है। चेतन उससे बिना बोले नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। बस उसे एक बार उससे बात कर लेने दो, मैं फिर उन्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनने के बाद वो अगर जाना चाहेंगे तो मैं उसको जाने दूंगी, नहीं रोकूंगी। उसकी माँ, ननंद, सब ने मिलकर उसे जैसे तैसे संभाला। वह फिर बेहोश हो गई। रानी की आंखों से आंसू बहते रहे। ना तो किसी से बोलती ना कुछ कहती। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि चेतन उसे छोड़कर जा चुका है। उसने तो अभी अपने उसको पिता बनने के बारे में कुछ बताया भी नहीं था, बच्चे के बारे में बात नहीं की। चेतन ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह की बातें वो अक्सर बड़बड़ाया करती। रानी को संभालने के लिए उसकी माँ को वहां रुकना पड़ा। अगर रानी को नहीं संभाला गया तो एक और जान भी दांव पर लग जाएगी और चेतन की आखिरी निशानी को भी वह खो ना दे। राती अपनी बेटी का ख्याल रखती, उसको जबरदस्ती खिलाती, वह उसे तरह तरह से बहलाती फुसलाती। अगर उसने चेतन की निशानी का ख्याल नहीं रखा तो वह चेतन को क्या जवाब देगी। उसे चेतन के बच्चे का ख्याल तो रखना है। तब रानी बिना किसी नानुकुर के जो भी जैसा कहा जा रहा था सो करती जा रही थी।